हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञानीगर में। मैं आर्यन वशिष्ठ। पार्ट 1 पार्ट 2 में ला चुका हूं राजपूत काल का, और आज पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 1194 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध 1194 में, 1194 ईस्वी में। अब ये जयचंद्र जो हैं, इनके राजकवि हैं श्रीहर्ष। इनके श्रीहर्ष किनके राजकवि हैं? जयचंद्र के राजकवि हैं श्रीहर्ष। इनकी क्या क्या रचनाएं हैं श्रीहर्ष की? तो निषेध चरित और खंडन खंड खाद। निषेध चरित और खंडन खंड खाद, ये दो रचनाएं किसकी हैं? श्रीहर्ष की, जो कि कौन है? राजकवि हैं। किसके? जयचंद्र के। और ये वही जयचंद्र हैं जिन जो पृथ्वीराज, वो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच लड़ाई हुई थी। कौन सी? चंदावर की। 1194 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच लड़ाई हुई थी। और जयचंद्र के ही राजकवि कौन है? श्रीहर्ष। और श्रीहर्ष की दो रचनाएं कौन सी है? निषेध चरित और खंडन खंड खाद। कल्हण। कल्हण क्या है? एक ग्रंथकार हैं। कल्हण एक ग्रंथकार, ये सारे ग्रंथकार हैं और ये उनकी रचना है। तो कल्हण क्या है? एक ग्रंथकार है। इनके द्वारा क्या लिखा गया है? कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी। इसमें कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग हैं। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है और उसमें कितने तरंग हैं? तो 8। बिल्हण द्वारा क्या रचित है? बिल्हण द्वारा क्या रचित है? विक्रमांक देव। क्या रचित है? विक्रमांक देव। किसके द्वारा? बिल्हण द्वारा। जैनक द्वारा क्या रचित है? पृथ्वीराज विजय। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक पृथ्वीराज रासो भी है, जो कि मैंने पार्ट 1 या पार्ट 2 में जिक्र करा है उसका। उसके लेखक या रचयिता हैं चंद बरदाई। चंद बरदाई द्वारा लिखित है पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज विजय ये जैनक द्वारा रचित है। तो देखो यहां पे जैनक में जय आ रहा है और विजय में आखिरी में जय आ रहा है। ये विजय में जय आ रहा है और इधर जैनक। ऐसे आप हम कर सकते हैं, कंफ्यूज ना होना कि पृथ्वीराज रासो तो चंद बरदाई, जिसका मैंने पार्ट 1, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 नहीं देखा राजपूत काल का, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख ले, ऐसा आपकी इच्छा है। तो पृथ्वीराज विजय किस द्वारा लिखित है? जैनक द्वारा। और सोमदेव द्वारा क्या लिखित है? तो ललित विग्रह राज। ललित विग्रह राज किस द्वारा लिखित है? सोमदेव द्वारा। ललित विग्रह राज सोमदेव द्वारा। राज तरंगिणी, जिसमें 8 तरंग हैं, ये कल्हण द्वारा रचित है। बिल्हण द्वारा रचित है विक्रमांक देव, और जैनक द्वारा पृथ्वीराज विजय। अब आ जाओ पाल वंश पे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने की। पाल वंश की राजधानी क्या है? तो मुद्दगिरी, या फिर सब मुंगेरी भी कहते हैं। तो पाल वंश की राजधानी क्या है? मुद्दगिरी और या फिर मुंगेर। स्थापना कब हुई थी पाल वंश की? तो 750 ईस्वी में हुई थी। 750 ईस्वी में स्थापना हुई थी पाल वंश की। कब हुई थी स्थापना? 750 ईस्वी में हुई थी पाल वंश की स्थापना, जिसके संस्थापक कौन है? गोपाल। इसकी राजधानी कहां है? मुद्दगिरी और मुंगेर में। लेकिन कहां हुई थी? तो बंगाल में हुई थी। पाल शासक की स्थापना कहां हुई? बंगाल में। कब हुई? 750 ईस्वी में। किसने की? गोपाल ने की। राजधानी क्या है? मुद्दगिरी और मुंगेर। अब पाल वंश के ही शासक हैं धर्मपाल। धर्मपाल से संबंधित जो चीजें हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में आई हैं, जैसे विक्रमशिला शिक्षा केंद्र में दोबारा यहां नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने पार्ट 2 में या पार्ट 1 में उसका जिक्र कर दिया। या सोमपुर महाविहार है, या विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है, ये सभी के संस्थापक धर्मपाल हैं। लेकिन जो बात है इस वाले पार्ट में ये वो मैंने यहाँ जिक्र करी है, दोबारा वाले कोई फायदा नहीं है। तो पाल वंश के ही शासक हैं धर्मपाल। पाल वंश के ही शासक एक तो गोपाल हो गए जिन्होंने स्थापना करी, दूसरा शासक कौन है? धर्मपाल है। धर्मपाल भी किसके शासक हैं? पाल वंश के शासक हैं। तो इनको उत्तरापद स्वामिन कहा है किसी ने।
पाल वंश के ही शासक हैं धर्मपाल, जिनको उत्तरापत स्वामिन कहा है। उत्तरापत स्वामिन किसने कहा है? तो गुजरात कवि हैं सोडल। कौन? गुजरात कवि सोडल। इन्होंने उत्तरापत स्वामिन की संज्ञा दी है। किनको? धर्मपाल को। ये वही धर्मपाल हैं जिन्होंने विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना करी, सोमपुर महाविहार की स्थापना करी, धर्मपाल ने। और इसे गुजरात कवि सोडल ने क्या कहा है इन्हें? उत्तरापत स्वामिन। ये पाल वंश के ही शासक हैं। आगे का क्या है? गोपाल ने पाल वंश की स्थापना तो करी 750 ईस्वी में बंगाल में, जिसकी राजधानी मुदगिरी मुंगेर है। इन्होंने एक चीज की स्थापना और करी, वो क्या है? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? गोपाल ने। कहां है ये? इसको ये भी कहते हैं बिहार शरीफ, नालंदा जिला मुख्यालय बिहार में है। बिहार शरीफ, नालंदा जिला मुख्यालय बिहार, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, जो कि कहां? बिहार शरीफ, नालंदा जिला बिहार। और जो पाल वंश है, पाल वंश, इनको रुहुमा कहकर किसी ने संबोधित किया है। पाल वंश को रुहुमा कहकर संबोधित किसने किया है? तो अरब यात्री सुलेमान ने। अरब यात्री सुलेमान ने ऐसे पूछ लेगा रूमा किसे कह के बताया है, रूमा किसे कहा है? तो पाल वंश को रूमा कहकर पुकारा है अरब यात्री सुलेमान ने। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे राष्ट्रकूट लिखा है, जबकि हम पढ़ रहे हैं राजपूत काल। तो जिन्होंने पार्ट 1 या पार्ट 2 देख रखा है तो उनको तो समझ में आएगा कि राष्ट्रकूट का यहाँ जिक्र करना क्यों जरूरी है, जबकि चल रहा है राजपूत काल। तो जिन्होंने पार्ट 3 देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें, नहीं तो थोड़ा सा बता देता हूँ। राष्ट्रकूट का जिक्र इसी मारा आ रहा है क्योंकि हर्षवर्धन के बाद कन्नौज तो खाली हो गया। अब कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में 3 शक्तियां जुड़ गई। एक प्रतिहार, जो कि राजपूत कुल के ही एक हैं, प्रतिहार, जिनका अग्निकुंड से प्राकट्य हुआ है, प्रतिहार हुआ एक वो, और एक पाल शासक, वही जो बंगाल के हैं, मैंने अभी क्लियर करा था, इसके संस्थापक गोपाल हैं। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, जो कि दक्षिण भारत की शक्ति है, दक्षिण भारत की शक्ति है, वो भी उत्तर भारत की शक्ति में हस्तक्षेप करना और उसके लिए संघर्ष करना कन्नौज के लिए, ये राष्ट्रकूटों ने करा था। इसी हमारे जिक्र आ जाता है राजपूत काल में राष्ट्रकूट का, तो थोड़ा बहुत जाना जरूरी है। हालांकि इसको हम राष्ट्रकूट को अलग से ही पढ़ेंगे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं जब पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों ही कन्नौज पर अपना स्थापत्य पाने के लिए संघर्ष करते हैं, तो त्रिपक्षीय संघर्ष कह देते हैं, जिनमें जीत तो प्रतिहारों की होती है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें, उसको बता रखा है। तो राष्ट्रकूट का जो संस्थापक है राष्ट्रकूट के, वो हैं दंती वर्मन द्वितीय, जिनको दंती दुर्ग भी कहते हैं। तो राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन है? दंती वर्मन द्वितीय या फिर दंती दुर्ग। राजधानी क्या है राष्ट्रकूट की? मालखंड या फिर मान्यखेत, मालखंड या फिर मान्यखेत। अब प्रतिहार शासक में आ जाते हैं। प्रतिहारों को परिहार भी कहा जाता है। ये वही राजपूत कुल हैं जिनका महर्षि वशिष्ठ ने राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर मलेच्छों से त्रस्त होकर जो एक यज्ञ किया, जिसके यज्ञ करने के दौरान जो अग्निकुंड है उसमें से 4 राजपूत कुल प्राकट्य हुए। ये मैंने सब जिक्र कर रखा है पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो ये वही प्रतिहार है जिसमें कि एक प्रतिहार वंश, प्रतिहार, चौहान, सोलंकी, चालुक्य और चौहान, ये 4 प्राकट्य हुए थे 4 राजपूत कुल के, जिसमें एक प्रतिहार शासक थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो ये मिहिर भोज जो हैं, ये भी एक प्रतिहार शासक में से ही एक हैं। मिहिर भोज, इन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज ने एक उपाधि धारण की थी, इसका क्या नाम है? आदि वराह। और मिहिर भोज कौन है? एक प्रतिहार शासक ही हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश, देखो गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर कहा है, गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर कहा है, और प्रतिहार शासकों को बोरा कहा है। प्रतिहार वंश को क्या कहा है? अल गुजर, और प्रतिहार शासकों को क्या कहा है? बोरा। किसने कहा है? अल मसूदी ने। तो अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार वंश को तो अल गुजर कहा है, और गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक हैं उनको क्या कहा है? बोरा कह के पुकारा है। महेंद्रपाल प्रथम
ये महेंद्रपाल प्रथम भी एक शासक हैं, प्रतिहार के ही शासक हैं, प्रतिहार वंश के ही शासक हैं महेंद्रपाल प्रथम, जिन्होंने किसको संरक्षण दिया, तो राजशेखर को संरक्षण दिया। राजशेखर को किसने संरक्षण दिया, तो महेंद्रपाल प्रथम ने संरक्षण दिया, जो कि एक शासक हैं प्रतिहार वंश के ही। तो राजशेखर ने किस चीज की रचना की थी, तो कर्पूर्ण मंजरी के जो रचयिता हैं, कर्पूर्ण मंजरी के रचयिता कौन हैं, राजशेखर हैं, जिनको संरक्षण किसने दिया, महेंद्रपाल प्रथम ने, जो कि एक प्रतिहार शासकों में से एक हैं। अच्छा, प्रतिहारों ने स्वयं को लक्ष्मण का वंशज बताया है। प्रतिहार या परिहार ने स्वयं को, अपने आप को लक्ष्मण का वंशज बताया है, जो क्या थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। तो प्रतिहारों ने स्वयं को लक्ष्मण का वंशज बताया है, जो कौन थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। आगे देखते हैं।